Audio Jungle. प्रधानमंत्री मोदी ने देश में ऑक्सीजन की उपलब्धता पर उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। 1500 से अधिक पीएसए ऑक्सीजन संयंत्र लगाए जा रहे हैं। पीएम केयर्स के सहयोग से लगाए जा रहे संयंत्र से 4 लाख से अधिक ऑक्सीजन युक्त बिस्तरों को ऑक्सीजन कराया जाएगा उपलब्ध। केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल के दूसरे दिन धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा मंत्रालय और मनसुख मांडविया ने संभाला रसायन और उर्वरक मंत्री का पदभार। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी नागरिक उड्डयन मंत्री का संभाला कार्यभार। वीके सिंह, कौशल किशोर ने भी मंत्रालय पहुंच पदभार किया ग्रहण। केंद्र सरकार ने पर्यटक स्थलों पर उमड़ी भीड़ के प्रति किया आगाह। कहा, अभी कोविड का खतरा नहीं टला। गर्भवती महिलाओं से सरकारी दिशा निर्देशों के अनुसार टीकाकरण कराने का किया आग्रह। कोविड के खिलाफ देश की जंग जारी। कोविड टीकाकरण करीब 37 करोड़ तक पहुंचा। देश में अब तक 36 करोड़ 89 लाख से ज्यादा ली गई वैक्सीन की 2 डोज। केंद्र और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को 38.18 करोड़ से अधिक वैक्सीन खुराक प्रदान की गई। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने जम्मू कश्मीर में परिसीमन पर मीडिया को दी जानकारी। कहा, परिसीमन निष्पक्ष और पारदर्शी होगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा, आयोग परिसीमन आयोग अधिनियम के अनुसार काम कर रहा है और समय सीमा के भीतर जारी करेगा रिपोर्ट। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज मॉस्को में अपनी रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोव के साथ की बातचीत। कहा, दोनों देश बहुध्रुवीय व्यवस्था में करते हैं विश्वास। अफगानिस्तान के संबंध में लावरोव ने कहा, स्वतंत्र संप्रभु अफगानिस्तान के लिए भारत और रूस प्रतिबद्ध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टोक्यो ओलंपिक जाने वाले भारतीय खिलाड़ियों से 13 जुलाई को करेंगे बात। इसके 3 दिन बाद यानी 17 जुलाई को भारतीय खिलाड़ियों का पहला जत्था होगा रवाना। नमस्कार, इस वक्त की तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ हम हाजिर हैं। मैं हूं प्रकाश और खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में ऑक्सीजन आपूर्ति की व्यवस्था बेहतर करने के लिए किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा की है। प्रधानमंत्री को देश भर में पीएसए ऑक्सीजन संयंत्र लगाने के क्रम में हो रही प्रगति की जानकारी दी गई। याद रहे कि देश में 1500 से अधिक पीएसए ऑक्सीजन संयंत्र लगाए जा रहे हैं। पीएम केयर्स की सहायता से लगने वाले ऑक्सीजन संयंत्र सभी राज्यों और जिलों में स्थापित हो रहे हैं। पीएम केयर्स के ये सभी संयंत्र मिलकर 4 लाख से अधिक ऑक्सीजन युक्त बेडों के लिए काम आएंगे। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों को आदेश दिया है कि इन संयंत्रों को जितनी जल्दी हो सके शुरू करने के लिए संबंधित राज्यों के साथ मिलकर काम किया जाए। प्रधानमंत्री ने अस्पताल कर्मचारियों को ऑक्सीजन संयंत्रों के संचालन और रखरखाव के लिए प्रशिक्षण देने का भी आदेश दिया। उन्होंने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने को कहा कि हर जिले में प्रशिक्षित कर्मचारी उपलब्ध हों। प्रधानमंत्री ने इन संयंत्रों के प्रदर्शन और संचालन की निगरानी के लिए आधुनिक तकनीक से सुसज्जित व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए हैं। अधिकारियों ने प्रधानमंत्री को इन सभी बिंदुओं पर उनकी ओर से किए जा रही व्यवस्थाओं के बारे में बताया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना से बचाव के नियमों के उल्लंघन पर चिंता व्यक्त की है। सूत्रों ने बताया है कि मंत्रिमंडल की कल हुई बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने यह कहा कि पिछले कुछ दिनों से भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर बिना मास्क और सुरक्षित दूरी के बिना घूम रहे लोगों की तस्वीरें और वीडियो सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये सुखद दृश्य नहीं है और इससे भय का माहौल पैदा होता है। पीएम मोदी ने जोर देकर कहा कि कोविड योद्धाओं और कोरोना का सामना करने वाले अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों की कर्तव्य परायणता, इससे भारत वैश्विक महामारी से पूरी शक्ति से लड़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसे समय में लापरवाही या कोताही नहीं होनी चाहिए। उन्होंने आगाह किया कि एक भी गलती से दूरगामी परिणाम होंगे और कोविड पर काबू पाने की लड़ाई कमजोर पड़ जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल के महीनों में संक्रमण में कमी आने से लोग बाहर निकलना चाहते हैं,
लेकिन सबको याद रखना चाहिए कि कोविड का खतरा अभी टला नहीं है। कई अन्य देशों में संक्रमण में बढ़ोतरी देखी जा रही है और वायरस का रूप भी बदल रहा है। प्रधानमंत्री ने मंत्रिपरिषद से कहा कि मंत्रियों के तौर पर हमारा उद्देश्य भय पैदा करना नहीं है। लोगों से यथासंभव सावधानी बरतने का अनुरोध करना चाहिए ताकि हम आने वाले समय में इस महामारी से बाहर निकल सकें। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र और केरल में कोरोना संक्रमण के मामलों की अधिकता पर भी चिंता व्यक्त की। आगरा के सिकंदराबाद से अयोध्या घूमने आए एक ही परिवार के 15 लोग सरयू में नहाते वक्त डूब गए हैं। डूब रहे 3 लोगों को स्थानीय गोताखोरों ने बचा लिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और गोताखोरों की टीम घटनास्थल पर पहुंच गई और अन्य डूबने वाले लोगों की तलाश शुरू कर दी। घटना अयोध्या जनपद के थाना कैंट क्षेत्र के गुप्तार घाट की है। जिन्होंने यहाँ पे गुप्तार घाट पे वो वहाँ पे टहल रहे थे जिस वक्त उसमें से कुछ महिलाएं नहाने या हाथ पैर धोने के लिए नीचे पानी में उतरी थी। उसमें से कुछ महिलाओं के अचानक से डूबने जैसी स्थिति हुई तो उसमें पूरी फैमिली जो है उनको रेस्क्यू करने के लिए तुरंत वहाँ पे कूद पड़ी। तो उसमें जो है उसी वक्त हमारे जो लोकल वहाँ पे डाइवर वगैरह रहते हैं, गोताखोर रहते हैं, उन लोगों ने 3 लोगों को वहाँ पे बचाया और 12 लोग जो है शुरुआत में बह गए थे। उन 12 में से अब तक जो है 4 लोगों को जिंदा रेस्क्यू कर लिया गया है, लाइव रेस्क्यू कर लिया गया है। बाकी लोगों पर भी जो है अभी कार्रवाई चल रही है। कोशिश है कि अधिक से अधिक लोगों को इसमें जिंदा रेस्क्यू किया जाए। और धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के तौर पर कार्यभार संभाल लिया है। कार्यभार संभालने के बाद आज उन्होंने शिक्षा मंत्रालय के सचिव समेत वरिष्ठ अधिकारियों और मंत्रालय के अधीन आने वाली संस्थाओं के प्रमुखों के साथ बैठक की। मीडिया से बातचीत करते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सबको साथ लेकर और सबका विश्वास जीतकर वो शिक्षा क्षेत्र को आगे बढ़ाने की दिशा में काम करेंगे। हम व्यवस्था सभी को साथ में लेते हुए सबके विकास के लिए चलाएंगे। हम सबकी विश्वास जीतना चाहते हैं, इसलिए हमारी सरकार की, प्रधानमंत्री जी की जो एक कल्याणकारी समाज की व्यवस्था है जिसमें शिक्षा एक महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट है। सबकी साथ, सबकी विकास, सबकी विश्वास, उसी में से 2014 से जो काम शुरू हुई उसकी एक कॉन्क्रीट शेप पिछले साल 2020 जुलाई 29 को NEP के नाम पे आपके सामने आया, जिसको आपने अध्ययन भी किया है, प्रशंसा भी किया है, सुझाव भी दिया है। और कर्नाटक के उडुपी चिकमंगलूर से लोकसभा सांसद शोभा करंदलाजे ने कार्यभार संभाल लिया है। इस दौरान केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी भी मौजूद थे। और कृषि क्षेत्र में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाकर नए भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए इस विषय पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने उनसे हमारे संवाददाता ओपी यादव से खास बातचीत की। आइए सुनते हैं। कौशल किशोर ने आवास और शहरी विकास राज्य मंत्री का कार्यभार आज संभाल लिया। पंकज चौधरी ने आज केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री के तौर पर कार्यभार संभाला। इस मौके पर उन्होंने कहा कि देश में चौतरफा विकास और गरीबों के कल्याण को लेकर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच है उसे वो आगे बढ़ाने का काम करेंगे। 7 सालों से जो एक प्रयास है कि देश में चौतरफा विकास हो, गरीबों का कल्याण हो, उस सोच को मैं निश्चित तौर से आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा। एक गरीब को, किसी को भी भूखे नहीं मरने दिया, सबके पास सहायता भेजा,
पैसा भेजा, राशन भेजा। जो उनकी सोच है उस सोच को मैं आगे बढ़ाने का प्रयास करूँगा। परिसीमन आयोग का आज जम्मू कश्मीर का दौरा समाप्त हो गया। दौरे के अंतिम दिन आयोग की टीम ने उम्मीद जताई कि इस दौरान मिले तथ्य और जानकारियां परिसीमन के लिए बेहद मददगार साबित होंगी। वहीं राजनीतिक दलों ने अपने अपने पक्ष रखते हुए आयोग के दौरे का भी स्वागत किया। जम्मू कश्मीर में इस समय परिसीमन की प्रक्रिया चल रही है। राज्य में परिसीमन को लेकर सीधे जानकारियों और आंकड़ों को जुटाने के उद्देश्य से परिसीमन आयोग की टीम ने राज्य का 4 दिनों का दौरा किया। दौरे की जानकारी देते हुए आयोग की अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई ने कहा कि आयोग ने सभी संबंधित संगठनों के विचार और परामर्श सुने हैं। आयोग इन सबको ध्यान में रखेगा। As part of Delimitation Commission, we are really overwhelmed by the participation of various stakeholders in large numbers who provided qualitative input during our interactions. We are here for about 3 days now and we have interacted with them and we have taken note of their suggestions, their views, and we will definitely consider all those their representations as well as whatever they have expressed to us. आयोग के सदस्य और देश के मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने कहा कि आयोग ने 290 से अधिक जन संगठनों से मुलाकात की है, जिससे इस प्रक्रिया के बारे में लोगों के बीच भारी उत्साह को आसानी से समझा जा सकता है। The commission met more than 290 groups of the people, including recognized political parties, registered parties, local bodies, civil societies, and these groups of 290 groups were consisting of something around more than 800 persons. So during these 3 days, Commission had met more than 290 groups comprising of something around 800 persons in person we have heard. That shows the overall response and the overall response of the stakeholders into this exercise. परिसीमन आयोग से मुलाकात के दौरान राज्य के राजनीतिक दलों ने अपने अपने पक्ष रखे, लेकिन परिसीमन आयोग के इस दौरे का स्वागत भी किया। जो रूल्स है उसके हिसाब से जो पिछली सेंसस हुई है उसी के आधार पर डिलिमिटेशन होती है। नंबर 1, हम अगर पिछले आंकड़े में जाएं, एक तो 2011 का सेंसस, उससे पहले 2001 का, उससे पहले 1951 का, तो उस सभी आंकड़ों में जिस प्रकार से एकदम से बढ़ोतरी कैसे हो गई, इसके बारे में ये साफ लगता है कि कहीं ना कहीं ये मैनिपुलेटेड था और जानबूझ करके वो ज़्यादा पॉपुलेशन दिखाने के लिए इस प्रकार का काम किया गया था। डिलिमिटेशन कमीशन को हमारा डेलीगेशन मिला। ये बात जो आप कह रहे हैं कि जम्मू खित्ते के साथ भेदभाव की बात और इंसाफ की बात सबने की, हमने की कि इंसाफ होना चाहिए, सब खित्ते के साथ होना चाहिए। परिसीमन आयोग को मिली जानकारियों में कुछ तथ्य ऐसे भी सामने आए हैं जिसमें एक ही निर्वाचन क्षेत्र में कई जिले, तहसील और ब्लॉक तक शामिल है। इसके अलावा राज्य में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के बीच सीटों के आरक्षण को लेकर उत्साह देखा जा रहा है, जबकि राज्य में पहली बार अनुसूचित जनजाति की सीटों को आरक्षित करने का प्रावधान किया जाना है। और कोरोना की स्थिति की बात करें तो देश में कोरोना वायरस के खिलाफ केंद्र और राज्य सरकार के प्रयास रंग ला रहे हैं। देश में दैनिक मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। देश में लगातार 50,000 से कम नए दैनिक मामले आ रहे हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश भर में पिछले 24 घंटों में 43,393 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 44,459 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 97.19% तक हो गया है। सक्रिय मामलों की कुल संख्या गिरकर 4,58,727 हो गई है। साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 2.36% है। वहीं दैनिक पॉजिटिविटी रेट 2.42% है, जो लगातार 18 दिन से 3% के नीचे बना हुआ है। कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में अब तक 36 करोड़ 89 लाख से अधिक कोविड टीकों की खुराक दी गई है। वहीं पिछले 24 घंटों में 40,23,000 से अधिक टीके लगाए गए हैं।
भारत कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला रहा है और देश में कोरोना संक्रमण की जांच क्षमता में काफी वृद्धि हुई है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने बताया है कि देश भर में 8 जुलाई तक कुल 42,70,16,605 नमूनों का परीक्षण किया गया है, जिसमें 8 जुलाई आगे बढ़ते हैं और कोरोना के खिलाफ तीसरी लहर की लड़ाई के लिए भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की सहयोगी संस्था डिपास ने वैक्सीनेशन अभियान को तेज किया है। डिपास ने अपने कर्मचारियों सहित उनके परिवार के लिए भी टीकाकरण अभियान को तेज किया है। देखिए रिपोर्ट। भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की सहयोगी संस्था डिपास का ये तिमारपुर का केंद्र है। तिमारपुर के इस केंद्र में डिपास ने कोविड की तीसरी लहर से बचाव की तैयारी तेज कर दी है। केंद्र में संस्थान के लोगों के लिए टीकाकरण मुहिम जारी है। मुहिम में डिपास के कर्मचारियों के साथ ही उनके परिवार के लिए भी वैक्सीनेशन की सुविधा दी जा रही है। सेकेंड वेव के बाद बहुत सारे लोग इन्फेक्ट हो गए थे, तो वो सिचुएशन थर्ड वेव में ना आए, तो उसके लिए हमने क्या कोशिश किया है कि जितने भी हमारे जो स्टाफ है, जो हमारा एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी फैमिली है या उनके सर्वेंट्स हैं, तो उन सबको हम वैक्सीनेशन करा दें। तो जितने ज़्यादा वैक्सीनेशन होंगे उतने ज़्यादा हम जो है प्रोटेक्टेड रहेंगे। टीकाकरण के लिए समुचित व्यवस्था बनाई गई है। वीवीआईपी सुविधाएं हैं। टीकाकरण से पहले बैठने का ठिकाना समेत टीके के बाद ऑब्जर्वर रूम की सुविधा भी है, जहां रोजाना 200 लोगों को टीका दिया जा रहा है। जितने अगर एंटीबॉडी बन जाएगी तो आप यू विल बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द इन्फेक्शन। तो एक्चुअली एंटीबॉडी दो तरह से बनती है, या तो आपको इन्फेक्शन हो या आप वैक्सीनेशन हो। तो इसलिए बेटर ये है कि जितने ज़्यादा लोग वैक्सीनेट होंगे उतना हमारे लिए फ़ायदा रहेगा। कोरोना महामारी से लड़ाई में डीआरडीओ ने बेमिसाल काम किया है। खासकर आरटीपीसीआर लैब और एंटीबॉडी डिटेक्शन किट विकसित करना उनकी उपलब्धियों में शामिल है। साथ ही वायरस की रोकथाम के लिए वैक्सीनेशन मुहिम में डिपास केंद्र में अब तक 2000 से अधिक लोगों को टीके की डोज दिलाई जा चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गुरुवार को घोषणा की कि अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना का अभियान 31 अगस्त को समाप्त हो जाएगा। बाइडेन ने कहा कि अफगानिस्तान में गृह युद्ध की संभावना की नई चिंताओं के बावजूद अमेरिकी सेना का अभियान समाप्त हो जाएगा। अफगानिस्तान में अमेरिका के युद्ध को खत्म करने के अपने प्रशासन के प्रयासों का उल्लेख करते हुए बाइडेन ने एक भाषण में कहा कि वे अफगानिस्तान में राष्ट्र निर्माण करने नहीं गए थे। उन्होंने कहा कि ये अकेले अफगानिस्तान के लोगों पर ही निर्भर है कि वे अपने देश को कैसे चलाते हैं। गौरतलब है कि पिछले सप्ताह अमेरिकी बलों ने अफगानिस्तान का सबसे बड़ा सैन्य हवाई अड्डा बगराम एयरबेस भी खाली कर दिया है। वहीं पेंटागन का कहना है कि अब तक 90% से ज्यादा वापसी पूरी हो चुकी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। Audio Jungle.